दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम सिंह अपने चैनल हेल्थ स्टार इंडिया पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा चैनल हेल्थ स्टार इंडिया मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्य करता है। हमारा उद्देश्य विभिन्न गंभीर बीमारियों के संबंध में सीधे डॉक्टर्स के साथ जुड़कर बचाव एवं सावधानियों के बारे में विस्तृत एवं संक्षिप्त जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है। इसी कड़ी में छोटे शहरी क्षेत्र श्री माधोपुर में पिछले 33 वर्षों से चिकित्सा सेवा में समर्पित चिकित्सक डॉक्टर माधव सिंह जी से आज हम मौसमी बीमारियों के बारे में खास बातचीत आप सभी दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आप हेल्थ चैनल स्टार इंडिया के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने परिचय के बारे में अवगत करवाएं। मैं साधारण किसान परिवार में जन्म लेने के बाद में मिडिल क्लास तक गांव की स्कूल में पढ़ा, जिला स्तर पर एसके स्कूल सीकर में पढ़ा, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय महाराजा कॉलेज से मैंने सेकेंड ईयर करने के बाद में राजस्थान की प्रसिद्ध मेडिकल कॉलेज स्वाभिमान सिंह मेडिकल कॉलेज से सन 1987 के अंदर MBBS का कोर्स किया। इसके बावजूद मैं दिल्ली की विभिन्न अच्छी संस्थाओं से हाउस जॉब का मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनिकोलॉजी में एक्सपीरियंस लिया और उनमें श्री कल्याण जो आजकल कल्याण महाविद्यालय मेडिकल कॉलेज है उसमें भी मैंने 1 साल तक सर्जरी के अंदर डॉक्टर राठी के साथ काम किया हुआ है। वर्तमान में मैं श्री माधोपुर में मेरा एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाता हूँ। मैं सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा रहता हूँ, रोटरी क्लब से जुड़ा हुआ हूँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ, राजस्थानी भाषा कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ और जल बचाओ पेड़ लगाओ जैसी संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक सरोकारों की विभिन्न संस्थाओं को लगभग हमेशा सहयोग करता रहता हूँ। मैं श्री माधोपुर जिला बनने के बाद में विश्व हिंदू परिषद का सर्वप्रथम जिला अध्यक्ष भी रहा। वर्तमान में मैं भारतीय जनता पार्टी का चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ और भारत सरकार का महारत्नम उपक्रम जो ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, उसका मैं अभी स्वतंत्र निदेशक भी हूँ। तो डॉक्टर साहब, अभी इस मौसम में जो मौसमी बीमारियाँ डेंगू चल रहा है, थोड़ा इसके बारे में बताएं कि डेंगू बुखार क्या है। देखो, डेंगू बहुत दिनों से चली आ रही है और बहुत अलग अलग नामों से चली आ रही है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इस बीमारी को पहचाना जाता है। कोई डेंगू बुखार कहते हैं, डेंगी बुखार भी कहते हैं, लाल बुखार भी कहते हैं और ये बीमारी है जो लगभग दुनिया के 130 से 32 कंट्रियों में रिपोर्टेड बीमारी है और जो गर्मियों का मौसम है उसके अंदर ये लगभग 1 साल 2 साल छोड़ करके बहुत तेज़ी से लोगों को परेशान करने के लिए जनता के बीच में आती है और बहुत सारे हमारे हेल्थ सिस्टम को, हमारी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। हालांकि इसमें मोर्टेलिटी यानी कि मृत्यु दर तो बहुत कम होती है, लेकिन जो देश की जो कार्य क्षमता है उसके ऊपर, मेडिकल सिस्टम पर ये बहुत बुरा असर डालती है। डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार और मलेरिया बुखार दोनों अलग अलग हैं या एक ही चीज़ है? दोनों अलग अलग बीमारी हैं। हालांकि दोनों मच्छर से होने वाली हैं, लेकिन इनके मच्छर की जो स्पीसी है वो भी दोनों की अलग अलग है। मलेरिया का जो मच्छर है मादा एनाफलीज होता है और डेंगू का जो मच्छर होता है वो एडीज मच्छर होता है, एडीज एजिप्टाई। बस समानता इतनी है कि भाई मच्छर से होने वाली बीमारी है। हालांकि इसका डेंगू का मच्छर दिन में ज़्यादा काटता है और जो लक्षण है उनमें दोनों में बुखार तो आती है, लेकिन डेंगू के अंदर इसके अलावा दूसरे जो अलग लक्षण होते हैं जैसे ब्लीडिंग होना, जैसे शोक में चले जाना, ये सब मलेरिया से अलग लक्षण है। मलेरिया में सर्दी लग के बुखार आती है, ज़्यादातर 1 दिन छोड़ के बुखार आती है और ये जो डेंगू है इसके अंदर हमारे शरीर की जो WBC प्लेटलेट हैं ये कम होती जाती हैं, ब्लड प्रेशर कम होता जाता है और खून की कमी इसमें ज़्यादा नहीं होती जब तक कि ब्लीडिंग का नुकसान नहीं होता। ब्लीडिंग नहीं होती जब तक डेंगू में खून की कमी नहीं होती है। मलेरिया में सबसे ज़्यादा खून की कमी होती है। मलेरिया का जो
कीटाणु है वो आरबीसी पर अटैक करता है। तो इस प्रकार मोटा मोटा डिफरेंस है, इनमें अलग अलग है। डेंगू और मलेरिया बुखार में शुरुआती लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? वैसे तो दोनों में ही बुखार आती है, और बुखार मलेरिया में जैसा कि मैंने आपको बताया सर्दी लग के बुखार आती है, डेंगू में सर्दी लग के बुखार आती है। इसके अलावा हाथ पैरों में दर्द होता है, बहुत तेज़ी से सिर दर्द होता है, और इवन जो माथे का ऊपर वाला हिस्सा है, आँखों वाले हिस्से के अंदर इतना तेज दर्द होता है कि इवन आँखों के मूवमेंट भी करें, इधर उधर देखें न तो भी दर्द होता है। डेंगू के बीमार को लाइट भी अच्छी नहीं लगती, उसको फोटोफोबिया भी रहता है। डेंगू के बीमार को इतनी हाथ मांसपेशियों में इतनी थकान और इतनी कमजोरी और इतनी जकड़न आती है कि वो मतलब एक तरह से अपना रूटीन का काम करने में भी बहुत दिक्कत देता है। इसके अलावा जो डेंगू का बीमार है उसमें कई तरह के लक्षण आते हैं। पहले उसके हो सकता है कि रैश होते हैं शरीर पे, लाल रंग के मैक्यूलोपेपुलर रैश बोलते हैं उनको, लाल रंग के चकत्ते हो जाते हैं, खुजली आने लग जाती है। और ये वायरल बीमारी है, तो वायरल बीमारी के जितने भी लक्षण होते हैं वो सब कॉमन होते हैं इसमें। जैसे मुंह का स्वाद भी खराब हो जाना है, बुखार के साथ आंतों का दस्त वगैरह भी हो जाता है, और एकदम से जुकाम के जैसे लक्षण होते हैं, नाक से पानी आना, छींक आना, वो सब भी इसके अंदर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है? देखो, सीधे रूप में डेंगू बुखार जैसा कि अपन ने कोरोना काल में देखा है, ये हाथ मिलाने से, सांस के द्वारा आपस में बिल्कुल नहीं फैलता है। लेकिन डेंगू का जो मच्छर है, अपने जो डेंगू का जो बीमार है उसको अगर मच्छर काट लेता है, वो दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो उसमें डेंगू फैल सकता है। सीधे नहीं फैलती, सांस के द्वारा नहीं फैलती, साथ खाना खाने से, साथ सोने उठने से नहीं फैलती, और आपस में संक्रामक बीमारी की तरह से भी बिल्कुल नहीं फैलती। लेकिन चूँकि ये उस इलाके में ज़्यादा होती है, सब अर्बन और अर्बन, यानी कि जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, उस इलाके में जो मच्छर होता है लगातार एक साथ एक ही रात में 8-10 लोगों को काट देता है। उनमें से एक रोगी भी अगर वो डेंगू का होगा तो सबको खतरा हो जाएगा। जी डॉक्टर, डेंगू बुखार में कई बार देखा गया है कि मरीज को एक बार ठीक होने के बाद में दूसरा हमला भी हो जाता है, जो कितना खतरनाक हो सकता है डॉक्टर साहब? ये आजकल बड़े सोचने का विषय है। मेडिकल फील्ड बहुत एडवांस हो गया है, और देखा यह गया है कि जिन लोगों को पिछले साल डेंगू हुआ, जिनको डेंगू का दोबारा अटैक हुआ, उसकी वजह से जो दूसरा अटैक होता है वो ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और इसके कारण ये माने जाते हैं कि कोई भी शरीर के अंदर कोई भी एंटीजन प्रवेश करता है, कोई भी बीमारी का कीटाणु प्रवेश करता है, तो उसकी रक्षा करने के लिए बॉडी, हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं, और वो एंटीबॉडी हमेशा के लिए बने रहते हैं। वो दोबारा अटैक हो उसके लिए सतर्क रहते हैं। एक केमिकल रासायनिक क्रिया इस तरह की होती है कि दोबारा अगर डेंगू का अटैक होता है तो कुल मिलाकर के पेशेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और बहुत सारे जो जितने भी कॉम्प्लिकेशन हैं उनके सबके होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। जनरली देखा गया है डॉक्टर साहब कि पीलिया और डेंगू का एक साथ आना, या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है? हाँ, बहुत सीधा संबंध नहीं है। पीलिया के बहुत सारे जितने कारण होते हैं वो सब अलग हैं, लेकिन चूँकि डेंगू हमारे लीवर पर भी असर डालती है, डेंगू की वजह से पेट में पानी भी भरता है, डेंगू की वजह से पित्त की थैली के अंदर सूजन भी आती है, तो जो लीवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और हल्का पीलिया हो जाता है। डेंगू बुखार में अक्सर मरीज को प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? प्लेटलेट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं डॉक्टर साहब? एक केमिकल थर्मोडायनेमिक रिएक्शन होता है जो डेंगू का जो भी कीटाणु होता है ब्लड के अंदर जाने के बाद में जो हमारे खून के विभिन्न घटक होते हैं उनके ऊपर अटैक करता है। वो रासायनिक क्रिया की वजह से अलग पीएच हो जाती है, और उसमें सबसे ज़्यादा प्लेटलेट प्रभावित होते हैं। और प्लेटलेट एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो 7 दिन के बाद में पूर्णतया उस नहीं बन जाती है, लेकिन तेज़ी से प्लेटलेट का नुकसान होता है तो हमारे शरीर के अंदर
जो प्लेटलेट का जो कार्य होते हैं वो प्रभावी हो जाते हैं, और प्लेटलेट कम होने से जो हमारा जो खून की जो नसें हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, उनसे एक तरह से प्लाज्मा बाहर निकलने लग जाता है, एक तरह से पानी बाहर निकलने लग जाता है। तो एक्स्ट्रावेस्कुलर वाटर ज़्यादा अगर होगा तो शरीर के अंदर का जो पानी है वो कम हो जाएगा, और वो पानी है वो आंतों के अंदर जम जाता है, फेफड़े के अंदर जम जाता है, और लीवर के चारों तरफ जम जाता है, और उसका जो चेहरा है वो भी एक तरह से सूजा सूजा सा पफीनेस ऑफ द फेस हो जाती है उसका। ये डॉक्टर साहब, डेंगू और मलेरिया बुखार में एंटीबायोटिक्स दवाइयों की क्या भूमिका है सर? देखा जाए तो एंटीबायोटिक का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। मलेरिया की बात अलग है, उसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स जो होती हैं वो काम करती हैं, लेकिन ये जो है ये एक तरह की वायरल बीमारी है। अगर दूसरा कोई विशेष इंडिकेशन नहीं हो, कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं हो, साथ में कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटी नहीं हो, तो एंटीबायोटिक की ज़्यादातर केस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, और मैं तो ये कहता हूँ कि बल्कि देने से नुकसान ही होता है। बाजार में डेंगू एवं मलेरिया रोधी दवाई या टीका बाजार उपलब्ध है? बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन वर्ल्ड के अंदर 2010 से और भारत में 2015 से सनोफी कंपनी कोशिश कर रही है, और इस तरह के टीके बनाए भी हैं जो 15 दिन या 1 महीने के इंटरवल से 6 महीने के इंटरवल से लगाए जाते हैं। उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं है, और अभी तक मास यूटिलाइजेशन के लिए, यानी कि पूरी पब्लिक के यूटिलाइजेशन के लिए काम में लिए जाने के लिए उनको मान्यता नहीं मिली है। क्या डेंगू बुखार का इलाज घर पर संभव है? कुछ हद तक है, कुछ हद तक भी है, और जहाँ तक मेरा ये कहना है कि जब तक कुछ पैरामीटर्स या कुछ चीज़ें अगर वो घर पे अगर पेशेंट देख ले, घर पे समझ ले, और डॉक्टर की देखरेख हो, तो अगर पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए तो ज़्यादा अच्छा घर पे भी रहता है, क्योंकि पेशेंट को अच्छे खान पान की ज़रूरत होती है, वो घर पे मिल सकता है। अच्छा उसको सोना उठना हाइजीन की ज़रूरत होती है, अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है, वो घर पे हो सकती है। और अगर पेशेंट डॉक्टर के पास में जैसे ब्लड प्रेशर नपाता रहे, और ये जो ब्लड की काउंट्स हैं CBC ये दिखवाता रहे, तो घर पे भी देखा जा सकता है। लेकिन अगर उसको जो डेंगू के शॉक सिंड्रोम या डेंगू की जो एक स्टेज फर्स्ट स्टेज क्रॉस कर जाती है, उसमें सेकंड स्टेज क्रॉस करने के बाद कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उस बीमार को घर पे नहीं रखना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब। ज़्यादातर डेंगू के बीमार एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कई बार खुद को ही मालूम नहीं चलता है कि मैं डेंगू से ग्रसित हो गया, इतनी शांति से चली जाती है। कई बार थोड़े से लक्षण होते हैं, कई बार डॉक्टर के पास में एक बार जाने से ठीक हो जाते हैं, कई बार 2-3 बार जांच करा के देखने से ठीक हो जाते हैं, और बहुत ही कम लगभग 1-2% लोगों के अंदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। उसमें विशेष सुपरविजन की, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर की, टर्सरी केयर की भी जरूरत पड़ती है। क्या डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है डॉक्टर साहब? मैंने आपको अभी बताया कि ज़्यादातर तो ये देश की कार्य क्षमता को, ऑफिशियल वर्क को, उसको नुकसान करती है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट करना हो जाते हैं तो फिर पेशेंट की मृत्यु होना भी, या पेशेंट को कई आगे तक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने वाली जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। वो होती बहुत कम है, लेकिन होती है, 1-2% केसेज में होती हैं। ध्यान नहीं दिया जाए तो होती हैं, मिस मैनेजमेंट किया जाए तो होती हैं, पेशेंट की लापरवाही से होती हैं, पेशेंट प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेता, क्वालिफाइड पर्सन के पास में नहीं जाता, तो ऐसे केस में हो सकती है। डॉक्टर साहब, गर्भवती महिलाओं में डेंगू और मलेरिया का विकासशील भ्रूण पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, मैंने आपको बताया कि कई बार तो बड़ा सिंपल तरीके से डेंगू आकर के चला जाता है, तो उस स्थिति में तो कोई विशेष प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। और ये जो भ्रूण के ऊपर जो स्टडी है, ये अभी तक बहुत ज़्यादा हुई भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर जो मलेरिया की जो दवाइयाँ हैं या डेंगू की जो दवाइयाँ हैं, और मेरा तो ये कहना है कि डेंगू में तो बड़ी सिंपल दवाएं दी जाती हैं, जैसे पैरास्टामोल ही दी जाती है, और विटामिन की दवाई दी जाती है, उसको हाइड्रेशन दिया जाता है,
तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसमें अगर हाई ग्रेड फीवर को मैनेज कर लिया जाए तो ज़्यादातर प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर नुकसान से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार के निदान के लिए कौन कौन सी जांच करवाना आवश्यक है डॉक्टर साहब? डेंगू बुखार के लिए सबसे कॉमन जांच तो आजकल एक तो सबसे पहले एक्सपर्ट डॉक्टर, क्वालिफाइड पर्सन, एक्सपीरियंस जो चिकित्सक है उसको दिखाने से ही मालूम चल जाता है। वो क्लिनिकली देख लेते हैं, मौसम के हिसाब से देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर की कंडीशन के हिसाब से देख लेते हैं, और वो ये भी जज कर लेते हैं कि भाई इस तरह की बीमारी आजकल चल रही है तो ये डेंगू का क्लासिकल लक्षण है। फिर अगर बात आती है लेबोरेटरी टेस्ट की तो आजकल बहुत सारे टेस्ट आने लगे। सबसे रूटीन टेस्ट तो CBC है जो एक बहुत सिंपल टेस्ट है और आजकल सब सेंटर के लेवल तक भी होने लग गया इंडिया में। उससे ये मालूम चलने लग जाता है कि भाई WBC की संख्या कम हो रही है, प्लेटलेट की संख्या कम हो रही है, हीमो कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये डॉक्टर को इस CBC के टेस्ट से सपोर्ट मिल जाता है। बेसिक टेस्ट तो यही है और यही टेस्ट उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी काम आता है कि भाई प्लेटलेट अब वापस बढ़ने लग गई हैं, ये रिकवरी स्टार्ट हो गई है, उसका भी ये लक्षण है। दूसरे बहुत सारे टेस्ट आते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी का IgG-M और IgG कि भाई इसको डेंगू रहा हुआ है, इसको डेंगू अभी है, एक्टिव स्टेज के अंदर है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट भी बहुत सारे हैं, एलिजा टेस्ट भी हैं और RT-PCR टेस्ट भी हैं। जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि उनकी बहुत तकड़ी सत्यता पर डाउट है इसलिए उनको वो मान्यता नहीं देता। RT-PCR टेस्ट है उसको ही मान्यता देता है। जी डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार के लिए एंटीबॉडी परीक्षण क्या दर्शाता है डॉक्टर साहब? अभी मैंने आपको बताया कि IgG और IgM टेस्ट किए जाते हैं। तो IgG जो टेस्ट है वो ये दर्शाता है कि भाई इसको डेंगू का असर रहा हुआ है, और IgG-M अगर एंटीबॉडीज की संख्या में बढ़ोतरी आती है वो टेस्ट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एट प्रेजेंट भी डेंगू का इसमें लक्षण है। क्या बकरी का दूध, पपीते की पत्तियां, कीवी फल प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने में सहायक हैं? देखो निश्चित रूप से ये सब खाने वाली चीज़ें हैं, पौष्टिक चीज़ें हैं, लेकिन ये कोई सटीक इलाज नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ज़बरदस्ती आदमी को उसको इच्छा नहीं और ज़बरदस्ती वो उसका, क्योंकि इसमें डेंगू में आदमी का वो टेस्ट भी ख़राब हो जाता है, ज़बरदस्ती उसको पपीता खिलाया जाए तो उसकी और हालत बिगड़ जाती है। बकरी का दूध बहुत अच्छा है, पौष्टिक है और सुपाच्य भी है, लेकिन अगर बकरी को कोई ढंग से उसको साफ़ सफाई के साथ उसका दूध नहीं निकाला जाए और कच्चा दूध हो तो जो जूनोटिक डिजीज़ होती हैं, जो बकरी के अंदर बीमारी होती हैं, ख़ास तौर से ट्यूबरकुलोसिस, जो बोवेन ट्यूबरकुलोसिस होती है, ऐसे लक्षण आदमी में अनचाहे ही उसको बिना मालूम चले ही आ जाते हैं और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। और कीवी का फल बहुत लाभदायक है, लेकिन वही बात इसमें आ गई कि अगर एक्सेस में यूज किया जाए, दूसरी जो चीज़ें हैं रूटीन में जो खाने वाली हैं उनको सबको अपन छोड़ करके सिर्फ एक चीज़ पे आए तो अति सर्वत्र वर्जित। डेंगू के बीमार को हमेशा खूब पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेशन उसका होना चाहिए, नारियल का पानी होना चाहिए, ग्लूकोज का भी थोड़ा सा पानी होना चाहिए, नींबू का पानी भी होना चाहिए, फ्रूट जूस भी होना चाहिए, सॉफ्ट फ्रूट ड्रिंक्स भी होनी चाहिए, और जो जैसे दाल का पानी है, खिचड़ी दलिया है, इस तरह की जो चीज़ें अपन रूटीन में जो अपने आसपास के वातावरण में मिलती भी हैं, घर में आसानी से तैयार भी होती हैं, पौष्टिक भी होती हैं, सुपाच्य भी होती हैं और कीटाणु रहित भी होती हैं, वो चीज़ें ज़्यादा फायदेमंद हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई डेंगू का बीमार हो और उसको बिल्कुल नहीं खाया जा रहा और उसको अपन ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें देंगे तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। हालांकि ये सब आदमी की खाने वाली चीज़ें हैं, खानी चाहिए, लेकिन सिर्फ इनके भरोसे इलाज नहीं किया जा सकता। जी डॉक्टर साहब, एडीज मच्छर की विशिष्ट विशेषताएं क्या होती हैं सर? ये भी अभी अपन बात कर रहे थे कि ये एक तो ठहरे हुए पानी में लार्वा इसके डेवलप होते हैं जी। और दूसरा ये है कि भाई ये ज़्यादातर दिन में ही काटता है, तो ज़्यादातर वो लोग खतरे में रहते हैं जो दिन में सोने वाले होते हैं।
मतलब इसका अटैक रात को न के बराबर होता है। तो दो बड़ी खास बातें हैं, हम इन दो चीज़ों पर अगर ध्यान रखें कि घर में जैसे कूलर में पानी पड़ा रहेगा 7 दिन तक, गमले के अंदर पानी पड़ा रहेगा, और सड़क ऊपर छत के ऊपर रूफ टॉप के ऊपर बारिश हुई, किसी कोने के अंदर पानी पड़ा रहेगा, हमारे आसपास की गलियों के अंदर पानी पड़ा रहेगा, तो वो थोड़ा सा इस तरह का जो पानी पड़ा रहेगा उसमें इसके लार्वा ज़्यादा डेवलप होंगे, और वो डेवलप होंगे और वहीं उनकी संख्या बढ़ेगी, तो जो आसपास की पॉपुलेशन है उसमें ही ज़्यादा खतरा होगा। तो इस तरह की बातों के हिसाब से अगर अपन ध्यान रखें तो ये एडीज मच्छर से हम बच सकते हैं, और एडीज से बच सकते हैं तो डेंगू से भी बच सकते हैं। जी सर, डेंगू के बचाव के लिए कौन से मच्छर निरोधकों का उपयोग करना सुरक्षित रहता है सर? अब देखो, आम जनता समझती नहीं है, बहुत सारे डॉक्टर्स भी नहीं समझते, ये एंटीमेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वही समझते हैं। तो अपन इस बात का तो ध्यान नहीं रख सकते कि भाई एडीज से ही बचा जाए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि भाई सब मच्छरों से बचा जाए। सब मच्छरों से बचा जाए तो एक तो अपन ने अभी बात की भी, जो पानी का जो ठहराव रहता है छोटा छोटा गमलों में, उसको दूर करना चाहिए। साफ़ सफाई की ध्यान रखनी चाहिए। हमारी सरकार नगर पालिकाओं को, जो गवर्नमेंट की एजेंसी है, उनको फॉगिंग करवानी चाहिए। हम हमारे जो कपड़े वगैरह हैं उनको पूरे फुल स्लीव तक के पूरे शरीर को ढक के रखने वाले पहने, ढक के रखने वाली जो नेट्स हैं, सबसे अच्छा मैं नेट को मानता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे, तो उनके अंदर जैसे बहुत सारी रिपेलेंट्स होते हैं, जैसे ओडोमास जैसे अपन ने सुन रखा है कि वो लगाने के लिए आती है, कुछ कपड़ों के ऊपर लगाने की आती हैं, कुछ जैसे अपने बिजली के प्लग में लगाने आती हैं, इलेक्ट्रिक रिपेलेंट्स भी आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा उनके भी बहुत सारे नुकसान हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी साफ़ सफाई का, हाइजीन का, वाटर स्टोरेज का ध्यान रखेंगे, और जिस एरिया में आप रहते हैं उसमें अगर रिस्क ज़्यादा है तो नेट है, मॉस्किटो नेट जो जाली है, हमारे इंडिया के जो सोल्जर्स हैं जो रिस्की एरिया में रहते हैं उनको तो भारत सरकार बहुत पहले से देती आ रही है, मैं देखता आ रहा हूँ, और बहुत सारे फौजियों ने अपने घर में भी ला के देख रखी है। मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी सुरक्षित चीज़ है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और वो 100% सुरक्षित है, और न तो वातावरण को नुकसान करती, न किसी मनुष्य को नुकसान करती, न उससे कोई कैंसर का डर रहता है। और ऐसी चीज़ें हों, सरकार उन चीज़ों को बढ़ावा दे, अपन उनको ज़्यादा काम में लें, तो वो न केवल मच्छर बल्कि और भी बहुत सारे आजकल जो बरसात के अंदर कीड़े मकोड़े काटते रहते हैं, वो बहुत सारे जैसे बिच्छू, कंचला, इनसे जो जहरीले या कीटाणु या इनसे जो डंक से अपन बच सकते हैं, उसमें भी नेट बहुत अच्छा काम करती है। तो मेरा एक आप लोगों के माध्यम से पूरी पब्लिक को, सरकार को, जो लोग सुन रहे हैं उनको यही सबसे बड़ा सुझाव है कि मॉस्किटो नेट का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। क्या डेंगू बुखार के कारण टाइफाइड हो सकता है सर? नहीं नहीं नहीं, उसका अलग कारण है, ये अलग कारण है। हालांकि जो कमज़ोर होता है उसके ऊपर सभी लोग उसके ऊपर एक तरह से कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जवाब नहीं दे सकता। ऐसे ही कमज़ोर शरीर के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस हावी हो सकता है। तो डेंगू भी उन लोगों पर ही ज़्यादा होता है, जैसे डेंगू बच्चों में ज़्यादा होता है, 1 से 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा होता है, बूढ़ों में ज़्यादा होता है, प्रेग्नेंट में ज़्यादा होता है, और जो बीमार रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ वाली, हार्ट वाली बीमारी के लोगों में ज़्यादा होता है, और जो अक्सर जिनकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जो पोषण का ध्यान नहीं देते, अपने रहन सहन खाने पीने का ध्यान नहीं देते, डेंगू उनमें ही होती है। वैसे ही वो टाइफाइड का ये है कि आप अपनी साफ़ सफाई का, हाइजीन का, खाने पीने का ध्यान नहीं रखोगे तो ये होगी, लेकिन सीधा इससे संबंध नहीं है। ठीक है डॉक्टर साहब। तो दोस्तों, डेंगू मलेरिया से संबंधित किसी भी प्रकार की सुझाव या जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। अगले वीडियो में हर सवाल का सुझाव डॉक्टर साहब द्वारा आपको दिए जाएंगे। और आज हमें श्री माधोपुर के विशाल हृदय सम्राट चिकित्सक डॉक्टर माधव सिंह जी मौसमी बीमारी डेंगू एवं मलेरिया से संबंधित जानकारी के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद एवं आभार। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद। राम राम जी। राम राम जी डॉक्टर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।